बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। जो टेहरान केस था वो केस सुनने वाला बेंच जो है वो तहलील हो गया है, बेंच टूट गया है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद को उस बेंच से अलग कर दिया है। लेकिन इस बेंच के हवाले से मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मंगल को क्या होगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकता है। और इसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के नोट बड़े अहम हैं इसी तरह के मामले से जुड़े हुए। मामला यह है कि एक साजिद नामी शहरी जो नामालूम है, जिसका आज तक किसी को मालूम नहीं है, कोई आज तक उसको नहीं देख सका, बहुत लोग उसको ढूंढते हैं क्योंकि ये कौन ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी है जिसको इतनी फ़िक्र है पाकिस्तान की कि उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस किया उसको बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी बैरून मुल्क से मुयसर आ गए, बहुत सी चीज़ें भी वो ले आया जिनमें कोई दमखम नहीं है और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल वो ले ज़रूर आया। ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स ले आया बल्कि ये जो नामालूम साजिद नामी शहरी है, इसने करोड़ों रुपए के वकील किए। वो वकील किए जो टॉप 5 पाकिस्तान के वकला में से हैं, टॉप 7 में से हैं, मसलन सलमान असलम भट्ट सब करोड़ों रुपए फ़ीस लेते हैं, उनको किया। इसने साजिद शहरी जो है इसने एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज के दामाद को भी वकील किया। फिर इसी के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चेक नहीं कर सका साकिब बशीर साहब से और एहतशाम कियानी साहब वगैरह से, हुसैन चौधरी साहब वगैरह से, मेरे ख्याल हामिद अली शाह साहब इसमें उसके वकील रहे हैं। हामिद अली शाह साहब वो वकील जो इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह, आई थिंक वो भी इसमें उनके वकील थे। इसको दोबारा देखना पड़ेगा। बहरहाल इस केस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो केस है जो अदलिया में लड़ाई के आगाज़ का सबब बना। मामला ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये टेहरान केस 2022 से पेंडिंग था। आमिर फ़ारूक साहब जब चीफ जस्टिस बने उन्होंने सबसे पहले जिन केसेस को टेकअप किया उनमें से एक टेहरान केस था और टेहरान केस के ऊपर उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया जिसमें आमिर फ़ारूक साहब खुद थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल का आगाज़ हुआ, दलाइल मुकम्मल हुए, फ़ैसला महफूज हुआ। तो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला लिखा और कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये टेहरान केस जो है ये काबिल समाअत है। उन्होंने फ़ैसला लिख के भेजा मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनके फ़ैसले को पढ़ा और अपना फ़ैसला लिखा और कहा कि मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि काबिल समाअत है, ये नाकाबिल समाअत है, और उन्होंने पूरा उसके ऊपर एक फ़ैसला लिख छोड़ा। अब ये दोनों फैसले चले गए तीसरे जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। जब तीसरे जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास गया तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दोनों के फैसले पढ़े। उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब का भी फैसला पढ़ा, उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी फैसला पढ़ा और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ जाएंगे, उनके मौक़िफ़ के साथ जाएंगे और वो ये समझते हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ टेहरान केस जो है वो नाकाबिल समाअत है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों जजेस जो हैं इन्होंने दस्तखत किए फैसले के ऊपर और ये फैसला आ गया आमिर फ़ारूक साहब के पास। अब ये केस डिसाइड हो गया कि ये 2-1 से दरख्वास्त मुस्तरद होगी टेहरान वाइट केस और ये आ गया फैसला आ गया आमिर फ़ारूक साहब के पास। अब आमिर फ़ारूक साहब ने तारीख अनाउंस करनी थी, एज चीफ जस्टिस उन्होंने तारीख अनाउंस करनी थी कि इस तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। तारीख सामने आती, कॉज लिस्ट जारी होती, तीनों जजेस आकर बैठते और फैसला सुनाया जाता कि 2-1 से इस टेहरान वाइट केस को की दरख्वास्त को इमरान खान के ख़िलाफ़ मुस्तरद किया जाता है। इतना करना था और वो डिटेल जजमेंट जारी हो जाती, यानी आमिर फ़ारूक साहब का फैसला भी जारी हो जाता और उन 2 जजेस का भी इकट्ठा फैसला ये होता, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता, ये जो 2 जजेस का फैसला है, लेकिन डाइसेंट जो है वो उनका भी आ जाता, 2-1 से ये फैसला आ जाता। लेकिन इस पर हुआ क्या, आमिर फ़ारूक साहब ने कॉज लिस्ट जारी ना की, तारीख अनाउंस ना की। उन जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब को लिखा कि सर आप ये केस फ़ैसला महफूज है तो आप मेहरबानी करें और ये केस जो है वो ये अनाउंस करें इसका फ़ैसला। इस दौरान क्या हुआ कि वो जो फ़ैसला 2 जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब को भेजा था वो फ़ैसला कहीं और चला गया बकौल इन जजेस के, और उधर से इन जजेस पर दबाव आने लग गया और इन जजेस पर दबाव आया और इनको कहा गया कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें और आप कहें कि ये केस काबिल समाअत है और आप इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस को सुनना शुरू करें और इमरान खान को तायत नायल किया जाए। उसके बाद ये हुआ कि उन जजेस ने फिर आमिर फ़ारूक साहब को बताया कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हमारे साथ ये किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज़ के साथ ये हो रहा है और आप मेहरबानी करें और आप इसको अनाउंस करें ताकि मामला चैप्टर क्लोज़ हो। आमिर फ़ारूक साहब ने ना किया। फिर क्या होता है, इन 2 जजेस ने वेबसाइट पर फैसला अपलोड करवा दिया। जैसे ही अपलोड हुआ आमिर फ़ारूक साहब को पता चला और ये रिपोर्ट भी हो गया और तहलका मच गया, तो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ौरन एक प्रेस रिलीज जारी करवाई। पहले तो उन्होंने वो जजमेंट डिलीट करवाई, वेबसाइट से हटवाई, फिर आमिर फ़ारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करवाई और उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये बेंच तहलील कर दिया है और अब इस पर नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। ये बात है आई थिंक 11 मई 2023 की, यानी अब 24 है ना, आज 17 मई, यानी 1 साल पहले की ये बात है।
अब होता यह है कि यहाँ से लड़ाई का आगाज़ हुआ, फिर जजेस ने रिटर्न लिखते रहे, चीज़ें चलती रहीं और फिर ये लड़ाई मई 2023 में शुरू होने, इस केस से ये लड़ाई शुरू हुई थी और होते होते और चीज़ें होती होती और फिर जो है वो 25 मार्च 2024 को 6 जजेस ने ख़त लिख दिया। अब होता क्या है, आमिर फारूक साहब 1 साल तक इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोश रहते हैं। अब आके आमिर फारूक साहब ने एक नया बेंच तश्कील दे दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बेंच में वो 3 जजेस हैं जो तीनों ख़त के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं, जो है वो ख़त लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि इस केस से ये मामला शुरू हुआ। इन 3 जजेस में हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये वो पहले भी हिस्सा थे उस बेंच का, और तीसरी हैं मैडम समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। अच्छा, ये आप 3 रुकनी बेंच जो है वो बन गया है। अच्छा, ये आ गया जी, सॉरी मैं कॉज लिस्ट नहीं देख सका था। अब आप सुन लें कि इसमें कौन कौन जो है वो वकील हैं। एक हैं जनाब अनीक सलमान मलिक, हसनैन अली रमज़ान। अगर ये हसनैन अली रमज़ान साहब वही हैं जो तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये अगर हसनैन साहब बैरिस्टर हसनैन साहब हैं तो ये फिर वही हैं जो जस्टिस सरदार रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब के दामाद हैं और ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वकील थे। और सलमान असलम भट्ट साहब, हाँ सलमान असलम भट्ट साहब का भी नाम है, और सैयद हामिद अली शाह साहब का भी नाम है। हामिद अली शाह साहब, ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि हामिद अली शाह साहब वो हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस केस में जो है वो साइफ़र केस में बतौर प्रोसिक्यूटर उनको इंगेज किया है इसने FIA ने और वज़ारत दाखिला इन्होंने। और ये भी आपको बता दूँ कि करोड़ों रुपए की फ़ीस दी गई होगी, अब अल्लाह बेहतर जानता है कितनी। और हामिद अली शाह साहब को इलेक्शन के मैटर में भी इलेक्शन कमीशन ने इंगेज किया था। तो ये है जनाब सूरत हाल। और एक है ज़ीशान अली सैयद साहब, ये ज़ीशान अली सैयद साहब वकील हैं। वैसे हमारे दोस्त ज़ीशान सैयद जो है वो रिपोर्टर भी इस्लामाबादी कोर्ट के बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर। और इमरान खान साहब की जानिब से कौन कौन थे? इमरान खान साहब की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब और साथ जनाब अबूज़र सलमान खान न्याजी। इसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश होते रहे हैं बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब और मलिक ग़ुलाम साबिर साहब और रिमशा बनोरी, ये पेश होते रहे हैं। और इमरान खान साहब की जानिब से मेन सलमान अकरम राजा साहब और अबूज़र सलमान न्याजी, ये 2 वकील थे और इन्होंने ये केस जीता सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं और होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो 21 मई के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, मंगल के दिन के लिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो नुक्ता आएगा वो ये आएगा कि जब एक बेंच चीफ जस्टिस जो है वो तश्कील दे देता है तो क्या उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच को तहलील भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट हवाला मैं आपको बता दूं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की बिल्कुल नहीं बनती थी साकिब निसार साहब के साथ। तो उमर बंदियाल साहब जो बहुत धीमे मिजाज की शख्सियत के मालिक हैं और वो बड़ी कोशिश करते रहे कि अदलिया यूनाइट हो जाए, साकिब निसार साहब के दौर में भी करते रहे, अपने दौर में भी उन्होंने कोशिशें की। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि असल अदलिया में तकसीम कौन चाहता था और कौन ये सारा कुछ कर रहा था। और वो जो एक उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते थे कि वो कुछ जजेस को नहीं बिठाते, हालांकि वो जब बिठाते थे तो वो जज उठ के चले जाते थे, बेंच टूट जाते थे, डिले होते थे, नए कट्टे खुल जाते थे, बहुत कुछ होता था। तो बंदियाल साहब ने कोशिश की, मुझे याद है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पर साफ़ी ने कोई बात की तो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि थोड़ी सी मेहरबानी करो, बड़ी मुश्किल से मैं इख्लाफ़ात ख़त्म करवा रहा हूँ और आप लोग जो है ना फिर इनको इख्लाफ़ात को हवा दे रहे हैं, मेहरबानी करें या ना करें। तो क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जजेस से मुलाकात हो रही थी, तो बंदियाल साहब ने कोशिश की कि साकिब निसार साहब, काजी फाइज़ ईसा साहब, इनका आपस में जो है वो मामलात बेहतर हों। और साकिब निसार साहब को कायल किया उमर बंदियाल साहब ने। और साकिब निसार साहब ने जो बेंच पेशावर के लिए तश्कील दिया उसमें साकिब निसार साहब खुद थे, उनके साथ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब थे और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब थे। अब ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था KPK में, पेशावर में। और जो सो मोटो था वो बहुत अहम था। वो ये था कि ये जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है वो वेस्ट जो है उसको ठिकाने प्रॉपर नहीं लगाया जाता, उसको ऐसे फेंक दिया जाता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। और ये सो मोटो लिया था साकिब निसार साहब ने, पंजाब में भी, KPK में भी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था साकिब निसार साहब के उस दौर में और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर चीज़ें करवाई थी हॉस्पिटल्स के अंदर। अब जैसे ये कॉज लिस्ट में अनाउंस हुआ और बुकला सामने आए तो पहला सवाल किया काजी फाइज़ ईसा साहब ने। उन्होंने कहा कि ये तो सोमोटो, ये कैसे सोमोटो में कन्वर्ट हुए, ये तो हो ही नहीं सकता। और उन्होंने यानी इस केस के ऊपर एतराज़ उठा दिया। तो साकिब निसार साहब उठे और उठ के और ये चले गए चैम्बर में। उसके बाद साकिब निसार साहब ने बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया और आ गए
साकिब निसार साहब और मंसूर अली शाह साहब, इन 2 जजेस ने ये केस सुना। काजी साहब ने इसके ऊपर पूरा एक नोट लिख दिया और कहा कि जब चीफ जस्टिस एक बार बेंच तश्कील दे देता है तो फिर वो बेंच को तहलील नहीं कर सकता, और इस नोट की तौसीक करते हुए एक नोट लिख दिया, वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा और उन्होंने तायद की काजी फाइज ईसा साहब की कि जब एक चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे देता है, उस वक्त तो चीफ जस्टिस सिर्फ करते थे, अब तो खैर वो 3 रुकनी एक कमेटी बन गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, तो उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच को तहलील नहीं कर सकता, और अगर कोई जज खुद रिक्यूज़ करना चाहे तो कर ले, लेकिन किसी जज को चीफ जस्टिस बेंच से अलग नहीं कर सकता। और यही नुक्ता जो है वो कल परसों एक केस में जब वो बात आ रही थी इलेक्शन मैटर वाली, ये इसी में आ रही थी कल वाले केस में, जो नैब वाला केस है, इसमें वो आ रही थी कि वो 9 जजेस थे, फिर 7 रह गए, और फिर वो क्या हुआ था, 2 जजेस जो है वो याही अफरीदी साहब ने और अतर मिल्ला साहब ने शुरू में ही नाकाबिल समात करार दे दिया था, फिर मंदोखेल साहब ने क्या किया और फिर कैसे हुआ, और ये वो सारी लंबी कहानी। उसमें भी यही था कि उन जजेस ने रिक्यूज़ नहीं किया तो उनको कैसे बेंच से अलग किया गया, लेकिन उसमें मामला यह है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये था, सबके दस्तखत ये थे कि चीफ जस्टिस बेंच को दोबारा तश्कील दें, और वो उमर बंदयाल साहब को बतौर चीफ जस्टिस इस्तेकाक था, इख्तियार था कि वो सारे के सारे जजेस चेंज कर दें, उसकी तादाद कम कर दें, बढ़ा दें। उसमें जो उस बेंच से 2 और जज अलग हो गए थे, एक उसमें से अलग हो गए थे इजाज़ुल हसन साहब, और एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब अलग हो गए थे, क्योंकि वो भी अपनी ओपिनियन दे चुके थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे पंजाब और KPK में, और 2 जजेस ने कहा कि ये नाकाबिल समात है क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, और वो थे याही अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब। तो वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अब जब ये बात अतर मिनल्ला साहब भी यही बात कहते हैं, याही अफरीदी साहब ने तो कुछ और कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फ़ैसला दे चुका हूँ, अब चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, वो मुझे बेंच में दोबारा बिठाते हैं या नहीं बिठाते। लेकिन मेन अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, और फिर पुराने उसमें मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज़ साहब का पहले भी ये नोट है कि चीफ जस्टिस जब एक बार बेंच तश्कील दे देता है तो फिर जब तक कोई जज खुद रिक्यूज़ ना करे तो उस जज को बेंच से अलग नहीं किया जा सकता। अब PTI ये मामला एजिटेट करेगी वहाँ पे इन जजेस के सामने कि फ़ैसला पहले हो चुका है तो दोबारा ये शुरू नहीं हो सकता, और अगर यहाँ से कुछ नहीं होता हाई कोर्ट से तो फिर ये PTI जो है पहले या एक बार हाई कोर्ट में एजिटेट करने के बाद अगर नहीं सुनवाई होती फिर ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये बहुत अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको डिटरमिन करेगी, क्योंकि PTI के अंदर एक उस वक्त सोच थी जब आमिर फ़ारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इंतज़ामी साइड पे एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बेंच को तहलील कर दिया था, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच बहुत ज़्यादा थी कि हमें आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना चाहिए मिसकंडक्ट का। लेकिन उस वक्त फिर इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ़्तार हो चुके थे और मामला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सख्तियाँ और वो सारी चीज़ें, पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई, लोग उठाए गए, सारा कुछ हो गया, तो ये नहीं हो सका था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ले जा सकती है, पहले यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, और तीसरी इसमें कोशिश तहरीक इंसाफ कर सकती है और वो रेफरेंस भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काजी के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ुद को इस बेंच से अलग कर लिया है, और अब इसकी समात मंगल को होने जा रही है। ये 3 जजेस मैंने आपको बता दिए हैं, टाइम मैं आपको देख के बता देता हूँ कि क्या इसके ऊपर कोई टाइम भी लिखा गया कि ये समात जो है वो कितने बजे होगी, टाइम इसके ऊपर नहीं है, बस इसके ऊपर यही है कि रेगुलर कॉल लिस्ट है ट्यूसडे के लिए 21 मई 2024, और ये ज़रूर हो सकता है कि ये 12:30-1 बजे ये केस इसकी समात हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और इस केस में नून लीग वाले बताते फिर रहे थे पूरे शहर में कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई 1000% होगा, लेकिन इमरान खान साहब इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, और ये बहुत बड़ा धचका लगा था, और इसी केस से ये मामला शुरू हुआ था, जजेस की फैमिलीज़ और वो सारे मामला जो उन्होंने ख़त में लिखा है, और अब ये मामला एक बार फिर ये चैप्टर खुल गया है, लेकिन बेंच नया है, और बेंच में वो 3 जजेस हैं जिनके उस लेटर के ऊपर दस्तखत हैं जिस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अदलिया में सबसे ज़्यादा मुदाखलत का आगाज़ इस केस से हुआ था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।